तो एकेडमिक जीनियस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे रोनन एस्ले को लेकर उसके फर्स्ट टेस्ट को शुरू कर देता है, जहाँ पे फर्स्ट टेस्ट उसका लूना गॉब्लिन के साथ होता है, जिसके साथ हमें लूना गॉब्लिन के बारे में भी बताया जाता है कि लूना गॉब्लिन गॉब्लिन प्रजाति के ही होते हैं, लेकिन ये म्यूटेट हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से इसके स्ट्रेंथ रेगुलर ऑर्डिनरी गॉब्लिन से काफ़ी ज़्यादा होती है और इन्हें कुछ ज़्यादा ही ट्रेजर के साथ ऑब्सेशन होता है। ये हमेशा मर्चेंट पर अटैक करके उनके पूरे चीज़ों को लूट लेते हैं और ये लोगों को मारने में ज़रा सा भी हिचकिचाते नहीं हैं और ये लूटने के बाद एक पार्टी को भी अरेंज करते हैं, लेकिन वो फुल मून नाइट डे को पार्टी नहीं मनाते, वो आराम से सो जाते हैं। अब यहाँ पे एस्ले जब ये जानती है कि वो इस वजह से यहाँ पे आई है तो वो कांपना शुरू कर देती है और रोनन उसे बताता कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि आज की रात हम उनसे उनके ट्रेजर को चोरी करने वाले हैं। जिसको देखकर एस्ले कहती है कि गॉब्लिन्स इन सभी को ये चीज़ इतनी मेहनत से जमा करते हैं, अगर हम इसको चोरी कर लेंगे तो ये गुस्सा नहीं होंगे। तो वहाँ पर रोनन उससे कहता कि देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपने टेलीकिनेसिस की पावर्स को यूज़ करके उसको उठाकर मेरे बैग में रखना है, लेकिन एक बात ध्यान से रखना कि अगर जरा सा भी आवाज़ हुई तो वो सुन लेंगे और वो जब सुन लेंगे तो तुम्हें पता है ना कि वो क्या करेंगे। जिसको सुनकर एस्ले उससे कहती कि देखो मैं ये करना तो नहीं चाहती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्या हम दूसरा चीज़ नहीं ट्राई कर सकते। जिसको सुनकर अपना रोनन उससे कहता है कि तुम बहुत ही डरपोक हो, देखो मैं ध्यान से कह रहा हूँ कि हम लोग फिलियन एकेडमी में जा रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे दो चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। पहला तो पैसा, क्योंकि वहाँ की जो ट्यूशन फ़ी है वो बहुत ज़्यादा है, और सेकंड हमें रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी चाहिए। पैसे तो एक तरफ है, लेकिन एक्चुअली में रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस ही सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज़ होता है। और बात करूँ तो फिलियन में वॉरियर से भरे पड़े हैं, अगर तुम यहाँ पर कम्पिटिट करना चाहते हो उन बंदों से जो कि जन्म लेने के साथ ही अपने आप को वॉरियर बनने में झोंक देते हैं, तो तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी होगी, तुम्हें भी ऐसे रिस्क लेने ही होंगे। और यहाँ पर उसको कैसे भी डरा धमका कर ये काम करने को तैयार करवा ही लेता है, जिसके साथ वो कहता है कि चलो शुरू करते हैं। और इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में अपने एस्ले को दिखाया जाता है, जो कि अपने पावर्स को यूज़ करते हुए उन सारे ट्रेजर्स को लूटना शुरू कर देती है और फाइनली वो उन सबको ख़त्म कर देती है और पूरे की पूरे ट्रेजर्स को ही खाली वो कर देती है। जिससे जानकर अपना रोनन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि चलो आज तुमने बहुत ही अच्छा चीज़ किया है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और एक डेविल से स्माइल देने लगता है। जिसके साथ वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये गॉब्लिन्स जाग गए तो उन पे ऊपर मुसीबत आ सकती है। लेकिन यहाँ पे दिखाया जाता है कि उनके साथ कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि दो बंदे किसी कौवे का पीछा कर रहे होते, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो रोनन और एस्ली के बगल से ही गुजर रहे होते, जिसकी वजह से वहाँ पर आवाज़ हो जाती है और जो गॉब्लिन्स होते हैं वो जाग जाते हैं। लेकिन तभी उनकी नज़र अपने पैसों पे भी जाती है, जो कि पूरी तरीके से खाली हो चुकी होती है। जिसको जानकर वो अपने सारे गॉब्लिन्स फ्रेंड को उठाते हैं, वहाँ पे गुराना शुरू कर देते हैं और चारों तरफ देखने पे उनको अपने रोनन और एस्ले दिखते हैं। जिसको देखकर अपना रोनन कहता कि सीट लगता है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। इसके साथ वो गॉब्लिन्स अपने रोनन और एस्ले पे अटैक कर देती हैं, जिसको देखकर अपने एस्ले की कुछ ज़्यादा ही फट जाती कि अब वो मरने वाले हैं। लेकिन अपना रोनन ऐसे कैसे मर जाता, वहाँ पे अपने शॉट्स को निकाल कर उनकी तरफ चार्ज करता है और अपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को याद करने लगता है कि यहाँ पर फिलहाल में मुझे उसे कैसे मारना है। अब जैसे ही वो अटैक करने जाते हैं, रोनन अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए अपने शॉट से ही उन सभी को मार डालता है और एक करके वो सभी को तबाह कर देता है। जिसके साथ रोनन फाइनली उन सबको मार देता है। लेकिन अपनी जो एस्ले होती है वो इन सारी चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अपने रोनन ने उन सारे गॉब्लिन्स को मारा होता है वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे रोनन एक पल एक झटके के लिए गायब हो चुका होता है। जिसके साथ हमें फाइनली सीन चेंज कर अपने रोनन और एस्ले को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात करने लगता है और कहते कि चलो हमें यहाँ से चलना होगा। जिसके साथ वो आगे घर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं
और रास्ते में हमें अपने रोनन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थका लग रहा हूँ। वैसे ये अच्छा मिशन था, वैसे मुझे लगता है कि लाइफ इतनी भी आसान नहीं जाने वाली है। लेकिन यहाँ पर रोनन मन में सोचने लगता है कि मैं उस अटैक से ही मेरे मसल्स दर्द कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी अच्छे शेप में नहीं हूँ। मेरी सारी टेक्निक्स अपने ग्रोन रोनन की बॉडी में थी, जबकि मैं अभी एक छोटा सा बच्चा ही हूँ। जल्दी से करके अपने पास्ट लाइफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस को अपने इस बॉडी में डालना ही होगा, जिसके साथ वो आगे जाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता कि वो लोग अपनी बातें करते करते उन सारे बंदों के बारे में भी सुनने लगते, सोचने लगते जो कि पहले वहाँ से गुजरे होते हैं, जिसके साथ वो ऐसे ही आगे बढ़ने लगते। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता कि उन पे किसी ने अपने बो एंड एरो से अटैक कर दिया होता है और वो सीधे एस्ले की तरफ जा रही होती है, जिसको देखकर अपना रोनन जल्दी से अपने रिफ्लेक्स को यूज करके उस एरो को ही पकड़ लेता है। और यहाँ पे अपनी एस्ले कुछ ज़्यादा ही डर जाती कि यह एरो कहाँ से आया है, जिसको देखकर रोनन कहता है कि ये फॉरेस्ट हॉन्टेड है या फिर समथिंग, ये हमेशा डराती ही रहती है। जिसके साथ वो उन दोनों बंदों से पूछता कि आखिरकार तुम दोनों है कौन, जिसके साथ हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो अपने रोनन और एस्ले को एक कपल समझ रहे होते हैं। और वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने रोनन से माफ़ करने लगते हैं कि मुझे माफ़ करना, मुझे लगा यहाँ पर कोई मॉन्स्टर होगा। लेकिन असल में उनकी नज़र अपने रोनन के उसी ट्रेजर हंट पे होती जो कि उसने बैग में भर रखे होते हैं। वो उसके पास आना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपना रोनन उससे गुस्से में कहता कि चलो बताओ आखिरकार तुम हो कौन, जिसको देखकर वो वहाँ पे सोचने लगता है कि आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। और उसके पास आने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तो बस अपने आप को इंट्रोड्यूस ही करा था। लेकिन वो बंदा धीरे धीरे क्लोज आते हुए अपने एक नाइफ को निकाल के अपने रोनन पे अटैक कर देता है ताकि वो उसको मारकर उसको लूट सके। लेकिन इससे पहले कि वो उसको स्लैश लगा पाता, अपना रोनन उसके हाथों को पकड़ के ही उस पर काउंटर अटैक कर देता है, जिसको देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता कि ये सभी चीज़ें हो रही थी, दूसरा बंदा भी अपने रोनन पे पीछे अटैक करने की कोशिश कर रहा था। उसी के साथ एस्ले अपनी पावर्स को यूज करके उस दूसरे बंदे को अटैक करने से रोक देती है, जिसको जानकर अपनी रोनन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि चलो एस्ले तुमने कुछ अच्छा तो किया। उसी के साथ अपना रोनन उन दोनों के साथ फाइट करने लगता है और एक को वहीं पे मार डालता है। उसी के साथ वो दूसरे को भी वहीं पे ठिकाने लगाता है। लेकिन इस चीज़ को देखकर अपनी एस्ले हैरान हो जाती कि आखिरकार तुमने उसे मारा क्यों। लेकिन रोनन वहाँ पे बताता कि ये दोनों बंदे ये इनोसेंट नहीं है, ये वो गैंग में से हैं जो कि दूसरे को मारा करते हैं, ये बंदों को पकड़कर उनकी ट्रैफिकिंग किया करते हैं। इसलिए अगर आज इसे हमने नहीं मारा होता तो आज हम लोग इसके हाथों मारे जाते हैं। और वहाँ पे वो बात कर रहे होते कि तभी उन्होंने जो बंडल लिया होता, जो बैग लिया होता है, वो अचानक से मूव करना शुरू हो जाता है, जिसको देखकर वो उसको खोलने जाते हैं तो उसमें से वही ब्लैक कौवा निकलता है। लेकिन वो कौवा नहीं होता बल्कि एक ब्लू स्पैरो टाइप का पक्षी होता है, जिसको देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये पक्षी है किस तरीके का। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि वो पक्षी बोल भी रहा होता है। अब यहाँ पे रोनन भी हैरान होता कि आखिरकार ये किस तरीके का पक्षी है। लेकिन जब रोनन उसके पैरों में देखता है तो उसमें जंजीरें बढ़ी हुई होती हैं और वो जंजीरें इस काम की होती ताकि वो किसी के माना फ्लो को रोक सके। और यहाँ पर इस पंछी पे ऊपर एक लगाई हुई थी जंजीर, जिसकी वजह से वो हैरान हो जाता कि आखिरकार क्या ये माना को भी यूज़ कर सकता है या फिर ना। सोचने लगता कि मैंने सुना है कि कुछ टाइम में वो किसी रेयर एनिमल स्पीसीज को पकड़ा करते हैं, मुझे लगता है कि ये भी उन रेयर स्पीसीज में से होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, वहाँ पे वो बर्ड ही कुछ बोलना शुरू कर देती है। वो फाइनली किसी चीज़ से कनेक्ट हो जाती है, जिसको देखकर एस्ले हैरान हो जाते कि ये पक्षी तो बोल पा रहा है। तो वहाँ पर रोनन उसे समझाते हुए कहता कि बेवकूफ़ मत बनो, ये एक कम्युनिकेशन स्पेल है जिसने कि किसी और से उसको कनेक्ट किया है। और वो ओनर अपने रोनन को बताते हुए कहता है कि मैं ही इसका ओनर हूँ और मेरा नाम बैरन है और मैं रेयर स्पीसीज के ऊपर स्टडी किया करता हूँ, वो भी इंपीरियल कैपिटल में आकर। और मैं इस ड्रीम बर्ड का एक गार्डियन हूँ, आई मीन मार्पस, मतलब इस ड्रीम बर्ड का माँ मार्पस होता है। वो उससे कनेक्ट फाइनली कर लिया होता है, जिसके साथ वहाँ पर उनमें और भी अच्छी खासी बातें होने लगती है। और अपना रोनन उसे सारी किस्से कहानी बता देता है कि ऐसे ऐसे चीज़ें
हो रही होती है, जिसको जानकर वो बंदा बैरन उसको काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा कहता है कि चलो तुमने मेरी मदद की। लेकिन उसी के साथ अपने वो बंदा उसके सैकल्स को तोड़ने को कहता है, तो अपना वो रोनन उसके सैकल्स को तोड़कर उसे आज़ाद कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो पक्षी जो कि ड्रीम बर्ड होता है वो पीछे मुड़ता है और उसके हाथों में कुछ छोड़कर जाता है, जिसे देखकर वो पक्षी कुछ ज़्यादा ही खुश होती है। और वहाँ जाने से पहले वह पक्षी अपने रोनन को उसकी एक पंख उखाड़ने को अनुमति देती है कि तुम मेरे एक पंख को ले सकते हो। अब ये पंख एक कंपास की तरह यूज होती है। जब भी कोई अपना रोनन इस पंख को लेकर उस ड्रीम बर्ड के पास जाएगा तो उस ड्रीम बर्ड को पता चल जाएगा कि वो उसके बगल में ही है, जिसके साथ वो कुछ ज़्यादा स्पीड में निकल जाती है। लेकिन वहाँ से निकलने से पहले वो ड्रीम बर्ड अपने रोनन के हाथ में कोई और चीज़ भी देकर चली जाती है, जिसके साथ हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना रोनन एक क्राफ्टमैन से अपने सारे उन लूटे हुए खजाने को बेचने के लिए आया होता है। और ये असल में ट्रेडिंग कंपनी का हेड होता है जिसका नाम डुऑन कैरावेल होता है। वहाँ पर अपना रोनन उससे सारी चीज़ें उसी से बेचने वाला होता है, इससे उसको काफ़ी अच्छे मुनाफे होते हैं। इसके साथ वो ऐसी ही बातें होने लगती हैं, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि फाइनली अपना रोनन उस चीज़ को निकालता है जो कि उस ड्रीम बर्ड ने अपने रोनन को दिया होता है। और यहाँ पे वो सोचने लगता है कि आखिरकार क्या है, मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की, कुछ भी करने की कोशिश की, फेंक कर मारा लेकिन कुछ नहीं हुआ, पत्थर तक टूट गए लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि यार क्या है एग है या फिर क्या। जिसके साथ वो उसी हेडमैन क्राफ्टमैन से भी दिखाता है, लेकिन उसको भी कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या है। उसे लगता है कि ये कोई हॉर्स की डंक है जो कि उसने छोड़ कर गई होती है, जिसके साथ उनमें और बातें होती है। लेकिन यहाँ पर रोनन को कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन इसी के साथ रोनन उससे ये भी पूछता कि क्या तुम्हारे पास फिलियन के बारे में कोई किताब है, मुझे चाहिए। तो वो पूछता कि क्या तुम्हें फिलियन एकेडमी की चाहिए, तो वो वहाँ पे कहता है हाँ। वैसे वो उससे ये भी पूछता कि क्या तुम फिलियन एकेडमी में अप्लाई करना चाहते हो। वैसे मेरी एक डाउटर है, वो भी फिलियन एकेडमी में ही अप्लाई करने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पे वो डाउटर भी वहाँ पे आती है और अपने डैड से पूछती कि आखिरकार ये लोग बंदे कौन है डैड। जिसके साथ हमें उस मर्चेंट के डाउटर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम मारिया होता है। अब जैसे ही अपना रोनन मारिया को देखता है वो हैरान हो जाता है कि ये तो वही है। जिसके साथ मारिया के फादर अपने बेटी को उससे मिलवाते हैं कि देखो हाँ ये दोनों कस्टमर्स हैं। लेकिन तभी अपना रोनन उन सबको इग्नोर करते हुए उस लेडी के पास जाता है और कहता कि क्या तुम सच में मारिया हो। जिसको देखकर वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिरकार ये है क्या। लेकिन वहाँ पर रोनन उससे ये पूछता है कि क्या तुम वही हो जिसका न्यूट्रल नाम सेन है। तो यहाँ पर वो कहती कि हाँ मेरा नाम ही मारिया सेन है, लेकिन आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला। लेकिन यहाँ पे अपना रोनन कहता कि इसलिए तो मुझे ऐसा लग रहा कि तुम फैमिलियर हो और ये जरूर वही हो सकता है जो कि उसके पास्ट लाइफ में कोई था, लेकिन हमें ऑफ कोर्स क्लियरली बताया नहीं जाता। जिसके साथ वहाँ पे रोनन उसके पास जाके कहता है कि चलो मुझे कुछ तुमसे पूछना है। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास भी नीचे वो चीज़ मौजूद है। और वो उस चीज़ का नाम लेता है जो कि हर लड़कों के पास नीचे मौजूद होता है। जिसको सुनकर उस मारिया को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार का थप्पड़ मारती है। मतलब कि आखिरकार कोई एक लड़का एक लड़की से ऐसे कैसे कह सकता है कि क्या तुम्हारे पास वो चीज़ मौजूद है। और यहाँ पर अपने रोनन उस स्लैब को खाने के बाद याद करता है कि मुझे याद आया मैंने इस थप्पड़ को कई दफ़ा खा लिया है, ये वही ही है जो कि कोर्ट मारिया सेन होता है। इसके साथ यहाँ पे हमें बताया जाता है मारिया सेन के बारे में कि मारिया सेन पहले आर्मी का एक पेनल सोल्जर हुआ करता था, वही सारे सप्लाईज का इंचार्ज था और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था और वो हमेशा किताबों में ही उलझा रहा करता था और वो कभी कभार ही सोशल लेवल हुआ करता था। लेकिन उसने भी मेरे ऊपर काफ़ी अच्छे इंप्रेशंस बना रखे थे और यहाँ पर जब भी मैं उस चीज़ का जिक्र किया करता था तो वो मुझे हमेशा मार दिया करता था। और मैं हमेशा से वंडर करता था कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करता था। मैं हमेशा से पूछना चाहता था, लेकिन उससे ही पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी क्योंकि मेरे से पहले वो मारा जा चुका था। लेकिन यहाँ पे हमें असल में पता चलता कि असल में वो लड़का नहीं लड़की थी। इसलिए जब भी अपना रोनन उससे इस बात का जिक्र करता तो वहाँ पे वो मारिया उसे हमेशा थप्पड़ मार दिया करती थी क्योंकि ये असल में मेल नहीं वुमेन थी। इसके साथ यहाँ पे अपनी मारिया उसको मारने के बावजूद देखती कि रोनन हंस रहा था। वो कहता कि क्या तुम थप्पड़ खाने के बाद भी कैसे
से हंस रहे हो और वो वहाँ पे कहते कि चलो मैं तुम्हें एक और देती हूँ। लेकिन ये देखकर अपना रोनन उसे मारते हुए कहता कि रुको, अब क्या ही कर रहे हो, और में अपनी आनाकानी होने लगती है और एक सिबलिंग की तरह वो फाइट कर रहे होते, जिसको देखकर मारिया के डर और एस्ले भी हैरान हो जाते कि ये तो कुछ ज़्यादा ही भयंकर तरीके से लड़ रहा है। थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फाइनली आराम से बैठकर बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम देखो मैंने ये आइटम्स बेचने के लिए लाए थे, और वो वहाँ पे देख रहे होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही थी, जिसके साथ वो वहाँ पे उसको शॉर्ट्स भी दिखा रही होती हैं कि ये शॉर्ट्स तुम यूज कर सकते हो और ये सब ऐसे ऐसे हो सकती है। जिसके साथ वो शॉर्ट्स को देखने लगते हैं और अपनी मारिया उसे शॉर्ट्स के ही बारे में बताने लगती है कि ये ऐसी ऐसी है, इसे ब्रेक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ये ब्लैक स्टील शॉर्ट से बनी हुई है और ये ऐसी बहुत सारी बकवास यहाँ पे की जाती हैं। और इसी के साथ अपनी मारिया को ये भी पता चलता कि एस्ले एक मैजिक टाइप की बंदी है। वो उससे पूछती कि आखिरकार तुम किस तरह की मैजिक करती हो, तो एस्ले बताती है कि मैं टेलीकिनेसिस यूज़ करती हूँ। इसको जानकर वो हैरान हो जाती है कि टेलीकिनेसिस ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तुम्हें ज़रूर स्कॉलरशिप एकेडमी में मिल ही जाएगी। जिसके साथ एस्ले उससे कहती है शुक्रिया, और उसी के साथ अपनी रोनन और मारिया के बीच में बातें होना शुरू हो जाती हैं और वो उससे कहता है कि चलो उसका तो निकल गया, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि तुम्हारा, आखिरकार तुम बताओ कि तुम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान कौन सी टेक्निक दिखाने वाले हो। लेकिन ये देखकर रोनन कहता है कि आखिरकार किस तरह की टेक्निक, तो मारिया उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं है, अगर तुम्हें फिलियन एकेडमी में जाना है तो तुम्हें प्रोफेसर के सामने अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना होगा, अगर तुम्हारी टेक्निक उन्हें पसंद आई तभी वो तुम्हें अंदर ले जाएंगे, साथ में तुम्हारे साथ कुछ एग्जाम्स भी करवाएंगे जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के साथ कुछ फिजिकल एग्जाम्स भी होंगे और तुमसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो उसका भी ध्यान रखना। और वो उसे ये भी बताते कि देखो कैसे माना ये सब होती हैं। अब यहाँ पे जैसे ही रोनन से वो जिक्र करती है माना के बारे में, जिसको सुनकर अपना रोनन उससे कहता कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो, आखिरकार एक शॉर्ट्समैन अपने माना को कैसे यूज कर सकता है, वो मेजर्स नहीं है। जिसको देखकर अपनी मारिया हैरान हो जाती है कि क्या कह रहे हो, आखिरकार तुम कैसे कह सकते हो कि हम शॉर्ट्समैन माना को नहीं यूज कर सकते हैं, बंदे यूज किया करते हैं और तुम्हें इतना भी नहीं पता और तुम रेजोनेंस भी नहीं कर सकते माना को, आखिरकार तुम माना को कैसे नहीं यूज कर पा रहे हो, ये तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जिसको देखकर अपना रोनन भी हैरान हो जाता है क्योंकि पास्ट लाइफ में वो कभी भी माना को यूज ही नहीं कर पाया होता है। जिसके साथ मारिया उसको कुछ ज़्यादा ही डांटने लगती है और वो कहती है कि क्या तुम ऑरा को भी यूज़ नहीं कर पा रहे हो और यहाँ पे इन सब के बावजूद तुम एकेडमी में एप्लीकेशन देना चाहते हो, और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। जिसको देखकर वहाँ पे वो कहती है कि ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो वहाँ पे कहती है कि चलो मुझे यहाँ पर तुमसे फाइट करके देखने की आखिरकार तुम कितना किए हम। तो ये सुनकर अपना रोनन उससे कहता कि देखो मुझे अभी शॉर्ट हैंड शॉर्ट चाहिए, मैं अभी के फिलहाल रिपेयर नहीं कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं तुम्हारे डैमेज को भी नहीं यूज़ कर सकता, मतलब अगर मैंने तुम्हारे शॉर्ट को यूज़ किया तो उसको डैमेज कर दूंगा। तो वहाँ पर मारिया कहती है कि कोई बात नहीं, तुम इसको यूज़ कर सकते हो, अगर इसको कुछ हुआ तो मैं इससे 3 गुने अमाउंट में तुम्हें देने वाली हूँ। जिसके साथ वो बाहर जाकर आपस में फाइट करने लगते हैं क्योंकि उनका टेस्ट होने वाला था। हमारे यहाँ रोनन का टेस्ट करने वाली थी कि क्या सच में इतना कैपेबल है कि एकेडमी में जा सकता है या फिर नहीं। जिसके साथ हमें माना के बारे में बताया जाता है कि माना इस यूनिवर्स की एनर्जी सोर्स है, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो ये जैसे हवा हर जगह एग्जिस्ट करती है, तो वैसे ही माना भी मौजूद है। माना को जब भी यूज करना है तो कोई प्रैक्टिकल बंदा ही यूज़ कर सकता है, हर कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता है। इसको यूज़ करने के लिए आपको इसको सीखना आना चाहिए, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन हर बार माना की स्टेजेस भी अलग होती हैं, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं, इनके कलर्स भी अलग अलग होती हैं। और जितने भी बंदे फिलियन एकेडमी में जाते हैं वो वहाँ पे माना को ज़रूर सेंस करते हैं, और बहुत सारे बंदे भी इसको आराम से यूज़ करते हैं और कॉम्बैट में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करता है। जिसके साथ वो उसे सारी चीज़ें बताती है कि देखो माना और ऑरा में क्या क्या डिफरेंस होता है, इसे कैसे कैसे यूज़ करना है। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहते कि तुम तो इतना भी नहीं कर सकते, तो आखिरकार तुम फिलियन एकेडमी में कैसे जा सकते हो। जिसके साथ वहाँ पर वो उसे और भी चीज़ें बताती है कि ऑरा क्या होता है। अब ऑरा भी माना से भी काफ़ी अलग होती हैं, ऑरा उसे कत्ल करने पर जो निकलती वही ऑरा ही होती है। जिसके साथ में उसे कहती है कि देखो ये ऐसे ही हैं, सिमिलर होते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, दोनों की
काफ़ी स्ट्रेंज बातें होती हैं, जिसके सुनकर अपना रोनन पिछले लाइफ को याद करने लगता है कि कैसे कुछ बंदे ऐसे भी थे जो कि माना को यूज़ करके कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइंग पावर्स को एग्जिस्ट कर सकते थे। जिसके साथ वहाँ पे और बातें होती हैं। वहाँ पे फाइनली उन दोनों के बीच में अटैक होती है और मारिया बिना कुछ कहे रोनन पर अटैक कर देती है, जिसको देखकर अपना जल्दी से रोनन उसको अटैक को रिफ्लेक्ट करता है, उसको रोक लेता है और यहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि जरा देखो तो सही, ये अभी नए नवेली बंदी है लेकिन फिर भी ये कितना आतुर हो चुकी है लड़ने के लिए। उसी के साथ वो उसको डिफ्लेक्ट करने लगता है। वो वहाँ पे कहता है कि मैं इस चीज़ को देखकर बता सकता हूँ कि ये फाइट करने में काफ़ी अच्छा और ये इसका फर्स्ट टाइम नहीं है और ये काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसी के साथ अपनी मारिया भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। मुझे लगा था कि मैं अपने सिंगल स्ट्राइक से इसको ख़त्म कर दूंगी और यहाँ पर इसको एंट्रेंस एग्जाम में भी डालने से डीमोटिवेट कर दूंगी कि तुम वहाँ पे जाने के लायक नहीं है, लेकिन इसने तो यार इस अटैक को भी रोक लिया। मारिया ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसे एक चीज़ अच्छे से पता था कि फिलन एकेडमी में बहुत सारे जीनियसेस है, रॉयल फैमिली के बंदे हैं, तो वो अपने रोनन का कुछ ज़्यादा ही मजाक उड़ाएंगे, उसको सप्रेस करके रखेंगे। लेकिन अपना रोनन उसको ही सरपास कर रहा होता है, सप्रेस किए जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर रोनन भी नहीं रुकता और इस पर काउंटर अटैक करके अटैक करना लगता है और क्या था कि इसको ब्लॉक करने की नहीं, डॉज करने की कोशिश करना। वहाँ पे वो स्लैश करता है, जिसको देखकर रोनन की वो अटैक को कुछ ज़्यादा ही टेरिफाइड हो जाती है कि कुछ ज़्यादा ही फास्ट है और वो कहता कि वाह ये तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज है और उनके बीच में ऐसे ही बैटल होने लगती है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि रोनन नेक्स्ट अटैक नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि अब यहाँ पे इसको छोड़ने दो और उसे कहा था कि तुम्हें सुधारने की ज़रूरत है, तुम्हारी इंप्रूवमेंट बहुत हो सकती है मूवमेंट के अंदर, जो कि अभी तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे देखकर मारिया कहती है आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो, अभी तो हमें और भी फाइट करनी है। लेकिन यहाँ पर रोनन कहता है कि तुम अपने प्रॉमिस को मत भूलो, तुमने जो कहा था। वहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे मारिया अपने शॉट्स को ऊपर करती है और उसके शॉट चुकने हो जाते हैं, उसको चूर चूर हो जाते, जिसको देखकर वो भी हैरान हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एस्ले पीछे से आती है और अपने मारिया को कहती है कि यार तुम दोनों की बैटल तो सच में काफ़ी अच्छी है। जिसके साथ अपनी मारिया वहाँ पे रह जाती है और एस्ले और रोनन निकल जाते हैं। जिसके साथ यहाँ पे मारिया इस बात से हैरान थी कि आखिरकार ये बंदा है कौन जो कि इतने अच्छे कॉम्बैट पावर्स को रखता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे मारिया अपने प्रॉमिस को रखती हैं, उसे कई सारे ट्रेजर्स बुक्स और वहाँ पर खजाने देती है जो कि उसको एग्जाम्स में काम आने वाले थे। वो कहते कि इसको अच्छे से पढ़ना क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम ही नहीं, तुम्हारे लिखी पढ़ी वाली भी एग्जाम्स होंगे जो कि तुम्हें पास करना ही होगा। जिसके साथ वो उसे चीयर अप करके वहाँ से निकल जाते कि हम लोग वहीं पे मिलेंगे। मैं ये सोचती हूँ कि तुम उस टेस्ट को ज़रूर पास कर लो वरना तुम्हारा मजाक ही उड़ेगा। जिसके साथ वो वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर रोनन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसको अपना एक फिर से मोटिव मिल चुका था कि यहाँ पर उसे और भी स्ट्रांग होना है क्योंकि वो अभी भी काफ़ी वीक होता है। जिसके साथ अपना रोनन अपने घर पे आ चुका था, अपनी पैकिंग करता है और अपने लास्ट टाइम अपने सिस्टर के साथ बिताता है। उसी के साथ वो रात में जाता है एक्सपीरियंस के लिए और गांव में जितने भी गॉब्लिन्स होते, मॉन्स्टर होते, वो उन सभी को मार डालता है और थोड़ी देर वो पढ़ाई भी करता है और एक ही किताब को वो पढ़ रहा होता है। इसी के साथ करते करते 1 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर उस 1 महीने में उसने अपने गाँव के चारों तरफ जितने भी मॉन्स्टर्स थे उनमें से लगभग मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। और फाइनली टाइम आ चुका होता है स्टोरी का, जहाँ पे वो लोग एम्पीरियर कैपिटल के अंदर जाकर उस अकेडमी में एडमिशन्स लेने वाले थे, जहाँ पर अपना रोनन मारिया के साथ तो नहीं एस्ले के साथ ही आ गया होता है। और एस्ले जब फिलियन को देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। लेकिन वहाँ पे एस्ले से वो कहता है रोनन कि देखो तुम्हें ध्यान से रहना होगा, यहाँ पे बाजारों वाली चीज़ नहीं है, ये एक अलग ही शहर है, यहाँ पे ऐसा मत दिखाओ कि तुम किसी बाहर जगह से आए हो, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आखिरकार रोनन और एस्ले पास हो पाएंगे या फिर नहीं, और आगे चल के कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।